आदरणीय वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब और मैडम, फैकल्टीज़ और यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि मेरे सुनने से पहले आप लोग बहुत बुरी तरह से ऊब चुके हैं, है ना? मैं देख रहा हूँ कि अभी जब चांसलर साहब बात कर रहे थे तो कुछ लोग आप लोग आपस में बात कर रहे थे, तो ये प्रमाण होता है कि आप ऊब चुके हैं। और मान करके चलिए कि जब आप ऊब जाते हैं तो फिर कोई भी बात कितनी भी इम्पोर्टेंट रूप से कही जाए, आपके लिए कोई काम की नहीं रह जाती। अब मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों में से कितने लोग अब अपने आप को कन्वर्ट कर पाएंगे, ऊब से अपने को उबार पाएंगे, ताकि मेरी कुछ बातें तो कम से कम आप लोगों के अंदर जा सकें। राइट? ये जो समारोह है ये शिक्षांत समारोह नहीं है, दीक्षांत समारोह है ना? नाम शायद इसका दीक्षारंभ समारोह है। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि शिक्षा और दीक्षा में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न भी करूंगा तो प्लीज़ मेरे साथ इंटरेक्ट भी कीजिएगा, नहीं तो तभी आप लोगों की बोरियत भी ख़त्म होगी, नहीं तो आप लोग और बोर हो जाएंगे। क्योंकि अब सुनने की आदत तो आप लोगों में रह नहीं गई, बशर्ते कि कोई यूट्यूब का प्रोग्राम ना हो या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन ना आकर के बाप के सामने बात कर रहा हो, है ना? तो आप लोगों से जब मैं सवाल करूंगा तो प्लीज़ आप लोग उसके जवाब दीजिएगा, तो फिर मुझे और अच्छे से बात करने का मौका मिलेगा, मुझे भी मज़ा आएगा। क्योंकि जब कोई बोलता है तो बोलने वाले को भी ऊब होती है, ऐसी बात नहीं है। तो बताइए कि शिक्षा और दीक्षा में क्या फ़र्क है कोई फ़र्क? आपको नहीं मालूम है? आइए शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपने सच में सोचा है कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? सच में, शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, सच में सोचा है क्या? आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, अपना घर छोड़ करके आए हैं, आपके पेरेंट्स आपकी फीस दे रहे हैं, कभी आपने उसे कैलकुलेट किया है? चलिए, जो दूसरे दे रहे हैं सो दे ही रहे हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी के 2 साल, 3 साल, 4 साल इसको देंगे, अपनी ज़िंदगी के 2, 3, 4 साल। और ये जो आप अपनी ज़िंदगी के 2, 3, 4 साल देंगे, ये कोई बुढ़ापे के 2, 3, 4 साल नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 2, 3, 4 साल हैं ये। क्या आपने कभी इस टर्म में सोचा है? आप यहाँ आए किस लिए हैं? क्या केवल डिग्री के लिए, या कि और भी कुछ? इस पर सोचिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहीं से सारी चीज़ों में बदलाव आना शुरू होता है। जो बदलाव की शुरुआत होती है, याद रखिए, वो यहीं से होती है। और ये जो बदलाव की शुरुआत होगी, हर एक के लिए अलग अलग होगी। आज की जनरेशन में, हम लोग की जनरेशन में भी था, ऐसा नहीं है कि मैं आज की जनरेशन पर कोई ब्लेम कर रहा हूं, सोचने की आदत नहीं है, चिंता करने की खूब आदत है। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप अभी भी बैठे बैठे सोच सकते हैं कि पता नहीं कितनी देर सुनना पड़ेगा। हाँ, ये दिमाग में बातें चलती हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, वो ठीक है, वो दिमाग, आपका दिमाग यहाँ हो सकता है कि ना हो, आपका कान अपना काम कर रहा हो, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो जिंदगियां हैं वो बनती कैसे हैं। चलिए, बनती कैसे हैं उसको तो मार दीजिए गोली। हो सकता है कि आपके माता पिता के पास बहुत संपत्ति हो, जमीन हो, और आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक पेट भरने का सवाल होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इतने संपन्न हों, और आजकल के माँ बाप कह भी देते हैं कि बेटे हम हैं, क्या चिंता करने की ज़रूरत है, कह देते हैं लोग।
और हम लोगों का उनसे झगड़ा हो जाता है। क्या केवल पेट भर लेना जिंदगी है? क्या जब यहाँ मेस में खाना खाने के बाद आपका पेट भर जाता है तो आपको जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाती हैं? मतलब इन पर विचार कीजिएगा। याद रखिए कि जिंदगी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं, बड़ी चीज़ों में नहीं होती। और सबसे दुर्भाग्यजनक पक्ष ये है कि हम छोटी चीज़ों के बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं, कभी नहीं सोचते छोटी चीज़ों के बारे में। आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कभी सोचा है कि ये बिल्डिंग बनी किससे है? ये जो आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, क्या ये एक चट्टान से बनी हुई है, क्या छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है? और जब इसको बनाया जा रहा था और ये सोचा जा रहा था कि ये बिल्डिंग बहुत मजबूत बने, तो क्या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा गया होगा? और अगर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता तो क्या ये बिल्डिंग मजबूत बन जाती? तो क्या हम सब की जिंदगियां इससे अलग हैं? आप लोगों ने एक फिल्मी डायलॉग जरूर सुना होगा, वो है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सुना है ना? कभी इसके बारे में सोचा? दुकानदार से कहिए कि भैया मुझे एक चुटकी सिंदूर दे दो, तो कहेगा कि ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ भाई, एक चुटकी सिंदूर का क्या तुमसे पैसा मांगे, वो तो फोकट की चीज हो गई। तो फिर यहां यह क्यों कहा जा रहा है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? कोई तो बात होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज की कीमत होती है पता तब लगता है जब आप उसके बारे में विचार करते हैं, जब आप उसके बारे में सोचते हैं। अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको जो डिग्री मिल जाएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। आप हैं, याद रखिए, याद रखिए, ये आप हैं जो उसे वैल्यू देंगे। आप हैं जो अपनी जिंदगी की सारी चीजों की कीमतें बढ़ा सकते हैं, और आप ही हैं जो आप अपनी चीजों की कीमतें घटा सकते हैं, उसे जीरो कर सकते हैं। ये आपके अपने स्पर्श का कमाल है। एक बहुत बहुत अच्छी कविता है, बहुत प्यारी कविता है, और मैं चाहूंगा कि कम से कम स्टूडेंट तो इसे अच्छे तरीके से रट लें। बहुत छोटी सी है कविता। यह है कि जो मर जाता है वह बोलता नहीं है, वह सोचता नहीं है। कभी सुना है क्या कि जो मर गया हो वो बोल भी रहा है और सोच भी रहा हो? जो मर जाता है वह बोलता नहीं है, वह सोचता नहीं है। जो बोलता नहीं है, जो सोचता नहीं है, वह मर जाता है। दोनों में फर्क क्या है? जिंदगी तो चल रही है लेकिन हम सोच नहीं रहे हैं। तो पता नहीं, हमको आपने को टटोलना पड़ेगा कि सच में फिर हम जिंदा हैं या जिंदा नहीं हैं। आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, इससे पहले आप कहां थे? इससे पहले कहां थे बताइए? स्कूल में थे? अगर हो सकता है कि कुछ लोग ग्रेजुएशन करके आए हों तो कॉलेज में थे। तो स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, वहां विद्या का आलय है, एक घर है, छोटा सा घर है, आलय मतलब कमरा, मकान। लेकिन अगर आप लोगों में से कुछ लोग कॉलेज से आए होंगे तो जो विद्या का जो आलय था वो क्या बन गया? महाविद्यालय बन गया। महा लग गया उसके सामने। और अब का आप कहां आ गए हैं? अब आप कहां बैठे हुए हैं? विश्वविद्यालय में। तो कभी इसके बारे में सोचा? विद्यालय, महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय।
आप सच पूछे तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भी नहीं बैठे हुए, आप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, यूनिवर्स में बैठे हुए, ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं। यूनिवर्स से परे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी सोचने की बात है कि क्या आप अपने कद को, अपने नॉलेज को उस लेवल तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कि अपने नॉलेज को आप केवल किताबों तक सीमित रखना चाहते हैं। जो विद्यालय थे वो किताबों तक सीमित रखने का दौर था, उसको थोड़ा सा फैलाने का दौर तब था जब आप महाविद्यालय में थे, लेकिन अब तो उसको उसमें बिल्कुल विस्फोट पैदा करने का दौर है। एक्सप्लोजन हो जाना चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक विस्फोट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में हैं। आखिर में ये जो नाम रखे गए हैं, कुछ तो इसके पीछे रीज़न रहा होगा कि ऐसे ही नाम रख दिया। हमारे माँ बाप तो ठीक है, नाम रख दिया, पता लगा नाम रखा है लक्ष्मीबाई, और ज़िंदगी भर भीख मांगते रहे, है ना। नैन सुख, आँखों के लिए तरस रहे हैं। हमारे घर वाले ठीक है जो भी नाम रख दे, लेकिन जो सोच समझकर नाम रखे जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहता होगा ना। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया हमारी सरकार ने, तो सिंदूर सोच समझ कर के रखा गया होगा ना। और वो क्यों रखा गया है आप लोगों की अब तक समझ में आ गया होगा। वह चुटकी भर सिंदूर वाली बात नहीं है वहाँ, लेकिन वह चुटकी भर सिंदूर वाली बात भी है। तो नाम जब भी आप पढ़ें तो पहले उस नाम को समझने की कोशिश कीजिए, इसका ये नाम है क्यों। और याद रखिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, या मैंने सोचने की बात कही है, वो सोचने से ही ये जुड़ी हुई बात है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जो साइंस न हो। आप कॉमर्स में हैं, आप आर्ट्स में हैं, कोई साइंस पढ़ रहा है ना। जनरली 3 फैकल्टी मानी जाती हैं, फिर इनके सब ब्रांच हो जाते हैं, वो अलग है। लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये 3 फैकल्टी हैं। याद रखिए कि केवल हमारी सुविधा के लिए हैं, केवल हमारी सुविधा के लिए हैं। अदरवाइज जितने भी विषय हैं वो साइंस हैं, जितने भी विषय हैं वो साइंस हैं। चलिए एक शब्द ले लेते हैं, बायोलॉजी, है ना, जानते हैं ना बायोलॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब हो गया जीव और लॉजी का मतलब हो गया शास्त्र, बन गया जीव शास्त्र। हिंदी में इंग्लिश में बन गया वो बायोलॉजी। व्हाट अबाउट सोशियोलॉजी? वहां भी लॉजी और यहां भी लॉजी। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? नहीं होना चाहिए था ना वहां लॉजी। और बहुत जगह तो कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस। हद हो गया। मतलब पढ़ा रहे हैं आप आर्ट्स में और कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। साइकोलॉजी, वहां भी लॉजी लेकर के आप आ गए। तो फिर बायोलॉजी को बदल दो, कुछ और कर दो, उसको, इनको सुधार दो या फिर इनको बदलो। कुछ ना कुछ तो घपला हो रहा है ना, यहां नहीं हो रहा है। लेकिन क्या सच में घपला हो रहा है? नहीं, यहां कोई टेंडर वेंडर का मामला नहीं है कि कोई घपला हो रहा है। जिन लोगों ने इनका नामकरण किया है, बहुत सोच समझकर नामकरण किया है। वो नामकरण क्या है? चलिए मैं आप लोगों से एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, और शर्माइएगा मत, सोचिएगा, सोचने की आदत डालिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गाते हैं? मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, हाथ उठाइएगा। कितने लोग हैं जो गाते हैं? कभी भी सड़क पे चलते गा रहे हैं, बाथरूम में गा रहे हैं, मन आ रहा है तो ऐसे ही गा रहे हैं। कितने लोग हैं जो गाते हैं? और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्या वो नहीं गाते हैं? सोच लीजिए, सोच करके। वाइस चांसलर आप भी साहब गाते होंगे, वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब भी गाते होंगे।
सब गाते हैं, और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो भी गाते हैं। आपके हाथ नहीं उठाने से क्या हो गया, सच छुप थोड़ी जाएगा, गाते हैं आप। अब मैं एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गायक हैं? एक। हद हो गई, मतलब ये तो बहुत विचित्र सी बात हो गई। मतलब गाते सब हैं, और जब मैं पूछ रहा हूं कि गायक कितने, तो केवल एक हाथ उठ रहा है। भैया, गायक कौन होता है? जो गाना गाता है वो गायक है। तो या तो गाने वाला भी एक ही होता है, गायक भी एक ही होता। तो ये बेटे, ये घपला कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है? कुछ तो मामला है ना। चलिए, किसने कहा कि मैं गायक हूं? हाँ बेटे, घबराओ मत, आ जाओ यहां, आ जाओ तुम, आ जाओ। हाँ, ये सब सीखो, यहां आने के बाद सीखो। क्लासरूम से बाहर निकलो, विश्व में जाओ, यूनिवर्स में जाओ, आकाश के नीचे जाओ। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आ जाओ, आ जाओ। तो तुमने कहा कि तुम गायक हो। जी हाँ। तो तुम बताओ कि क्यों तुमने कहा कि तुम गायक हो? अपना नाम बता करके बताओ सबको। जी नमस्कार, मेरा नाम निर्माण चतुर्वेदी है, मैं विदिशा से आया हूँ यहाँ पे। तो गाना मतलब एक ऐसी नहीं है कि गाना एक वो चीज़ है जो मन से निकलता है। जैसे अभी हम पीछे खड़े थे तो वहाँ पे एक रील चल रही है, जैसे चंबल के डाकू गाना चल रहा है। वाह। तो भाई मतलब जो अंदर से जो फीलिंग आ रही है उसको, मतलब जो अंदर से निकल रहा है, कोई गा रहा है, अपने मन से जो आवाज़ निकल रही है उसको मतलब वो रिपीट करने के लिए तो ये गायक। चलो ठीक है निर्माण, ठीक है निर्माण, तो बैठ जा। आप लोग ताली बजाइए। देखिए, आकर के इन्होंने बोलने का साहस किया है। वाह, देखिए क्या खूबसूरत बात है। भैया, थोड़ी देर के लिए चंबल को बंद कर दो यार, मैं तो थोड़ी देर में चला जाऊंगा। फिर सुन लेना खूब चंबल, क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा करके सुन लेना चंबल। वो चंबल कहीं नहीं जा रहा है, मैं तो चला जाऊंगा। याद रखिए, बहुत अच्छी बात कही है जावेद साहब ने, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। आगे की लाइन किसी को मालूम है? यस, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जब चीज़ें आपके पास होती हैं ना, तो उसकी औकात नहीं होती, आपको कोई वैल्यू नहीं होती। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। चलिए, इन्होंने अपने गायक की एक डेफिनेशन दी। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। मुझे मालूम है कि इसमें जितने भी लोग गाते हैं ना, जब अपने प्रेमी के लिए गाते हैं तो मन से ही गाते हैं, और प्रेमिका के लिए गाते हैं तब भी मन से गाएं, चाहे जैसा भी। और हो सकता है कि हिम्मत ना पड़े कि अपने प्रेमी के सामने गाएं, क्योंकि उठ के चल देगा वो, लेकिन गाएंगे मन से। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन समझिए। गाता हर कोई है, लेकिन गाया जाता कैसे है कोई कोई जानता है। कितने लोग सारा गम पध निसा जानते हैं? सुर क्या होता है, आरोह अवरोह क्या होता है, राग लय ताल क्या होती है। मतलब गाने का एक व्याकरण है, ग्रामर है। ठीक है, तो जो उस ग्रामर को जानता है वो गायक है। जो उस ग्रामर को तो नहीं जानता लेकिन गाने की कोशिश करता है, वो गा रहा है, बिना जाने गा रहा है। फर्क क्या हुआ? ग्रामर, राइट? हर चीज का एक ग्रामर है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, याद रखिए, उन सब का एक ग्रामर है। आप जब बोलते हैं तो उसका एक ग्रामर है, और जहां ग्रामर के बिना बोला जाता है वो हल्ला होता है, हल्ला गुल्ला होता है, भाषा नहीं होती है। बाजार में आप जाते हैं, ध्वनियां तो बहुत होती हैं, गूंज हो रही है, समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको उसका ग्रामर पकड़ में नहीं आ रहा है, राइट? इसका मतलब यह हुआ,
पढ़ाई का भी एक ग्रामर होता है। यदि छोटी सी चीज का एक ग्रामर है, कभी सोच के देखिएगा, आज ही आप ट्राई कर लीजिएगा। आप जब चलते हैं उसका एक ग्रामर होता है। कभी ऐसे दोनों हाथ फटकार फटकार के चल के देखिए तो कैसा लगेगा, या ऐसे ऐसे करके चल के देखिए कैसा लगेगा। जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपके सीढ़ियों पर चढ़ने का एक ग्रामर है। अभी आप बैठे हुए हैं तो आपका एक ग्रामर है। जिस दिन आपको ये सत्य ज्ञात हो जाएगा, आपके अंदर उतर जाएगा कि नहीं, हर एक चीज का एक ग्रामर है, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी जिंदगी में क्रांति हो जाएगी। लेकिन हमारी आदत हो गई है सारी बातों को, सारी चीजों को बहुत इजी तरीके से लेने के लिए, बहुत इजी तरीके से लेने की। मुझे लगता है कि जिनको सौभाग्य नहीं मिला कॉलेज में जाने का, यूनिवर्सिटी में जाने का, यदि वे इन चीज़ों को इजी तरीके से लेते हैं तो शायद वो क्षम्य हैं, उन्हें क्षमा किया जा सकता है। लेकिन जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वे भी इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से लेते हैं, एज ए ग्रांटेड लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद सबसे बड़े अपराधी हैं। माफ़ कीजिएगा मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वे सबसे बड़े अपराधी हैं। सोशियोलॉजी, समाज का भी एक ग्रामर है। ग्रामर का मतलब होता है नियम। बस सरगम पध संगीत का नियम ही तो है ना, उसको हम कह देते ग्रामर। ग्रामर का मतलब केवल भाषा से नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी का ग्रामर होता है। ग्रामर का मतलब होता है नियम। समाज का भी अपना नियम है, सोशियोलॉजी। समाज उस नियम के तहत चलता है। पॉलिटिक्स का भी अपना एक नियम है। जैसे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो पॉलिटिक्स का भी अपना इस तरह का नियम है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका अपना नियम न हो। आपकी माँ खाना बनाती है, आप रोज उसे खाना बनाते हुए देखते हैं, और आपकी माँ के पास कोई डिग्री नहीं है शेफ की, लेकिन वो खाना बनाती है, और उसे कहा गया है पाक शास्त्र और पाक कला। दोनों चीजें उनके पास। पाक शास्त्र, जब वो पढ़ने के लिए जाएंगे तो पाक शास्त्र, और जब रसोई में जाकर के वो खाना बनाएंगी तो पाक कला। याद रखिए, आप अभी केवल शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, कला नहीं पढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा चित्रकार है, पिकासो। पिकासो का नाम आप लोगों ने सुना है? थोड़ी सी मुंडियां हिल रही है, मुझे खुशी हो रही है। पिकासो पिकासो एक क्लास लेते हैं, आपको पेंटिंग सिखाते हैं। 40 लोगों की क्लास है और 40 लोगों को पेंटिंग सिखा रहे हैं। तो पेंटिंग के तरीके बता रहे हैं, ये कलर है, ये लाइन है, ये ड्राइंग है, ये है, यही सब सुन, और 40 के 40 सुन रहे हैं, और 40 के 40 बाकायदे क्वालिफाई कर जाते, पास हो जाते हैं। लेकिन जब वो 40 लोग पेंटिंग की डिग्री लेकर के समाज में जाकर के पेंटिंग बनाते हैं, और उनको एक ही पेंटिंग दे दीजिए कि सब घोड़ा बनाओ, तो क्या सब के घोड़े एक जैसे होंगे? सोच के बताइए। तो नियम तो एक जैसे पढ़े थे, और सबको पढ़ाया भी पिकासो साहब ने था। एक ही कमरे के अंदर सबने एक ही जैसे लेक्चर सुने थे। तो अब जब वो पेंटिंग कर रहे हैं, जब घोड़े का चित्र बना रहे, एक ही चित्र है, घोड़े का ही है, तो ये सबके घोड़े अलग अलग क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया? क्या वो अपने पढ़े हुए के साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या वे नियम को तोड़ रहे हैं? बताइए क्या कर रहे हैं वो?
सीधी सी बात है कि जब हम अपने सीखे हुए को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम अपने पढ़े हुए को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो वो कला बन जाती है। बहुत सिंपल सी चीज है। जब हम अपने पढ़े हुए को एक्सप्रेस करते हैं तो वो कला बन जाती, फिर चाहे वो साइंस ही क्यों ना हो। और फिर जब आप आर्ट्स को पढ़ते हैं तब उस समय वो साइंस होता है। साइंस का मतलब क्या? साइंस की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। साइंस का मतलब होता है इस पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ भी घट रहा है, उसके घटने का कोई न कोई कारण होता है। बस इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी घटना बिना किसी कारण के घट नहीं सकती। यह बात अलग है कि हम उसके कारण को जानते हैं या नहीं जानते हैं। जब हम उसके कारण को जान लेते हैं तो हम उसे साइंस में डाल देते हैं, और जब तक हम उसके कारण को नहीं जानते रहते हैं तब तक आप उसे धर्म में डाल दीजिए, आप उसे अंधविश्वास में डाल दीजिए, उसे आप अज्ञान में डाल दीजिए, जिसमें भी डालना चाहें डाल दीजिए। कारण पता लगने के बाद कोई भी विषय साइंस हो जाता है। जिस दिन आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को केवल इस थ्योरी के आधार पर पढ़ना शुरू कर देंगे कि ये जो घटना घटी है, और घटनाएं घटती हैं, पानी कैसे बन जाता है, साइंस की बात लें तो पानी का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, राइट? तो पानी के बारे में जब आप जान गए तो वह साइंस है। जिस दिन आप किसी भी विषय को साइंस के नजरिए से पढ़ना शुरू कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उसी क्षण एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएंगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएंगे। और आप जो लिख कर आएंगे वो अपने आप में बिल्कुल अलग होगा। और जो आप अभी पढ़ लेंगे उसे आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो साइंस है ना। साइंस को आप कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते आप साइंस को, कभी नहीं भूल सकते। आइंस्टीन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि जो एजुकेशन है, आप सब कुछ पढ़ने के बाद जब उन्हें भूल जाते हैं और भूलने के बाद जो कुछ बच जाता है वो एजुकेशन है। बहुत विचित्र सी बात कही थी। और हम हैं कि क्या करते हैं? याद रखने की कोशिश करते हैं। एक मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप में से बहुत से लोग गांव के होंगे और कभी नाव में बैठ करके नदी पार की होगी, कि जब आप नाव में बैठ करके नदी पार करके और उतर जाते हैं उस पार जा करके, तो आपकी आगे की यात्रा नाव के साथ होती है या नाव को छोड़ देने के बाद होती है? और आप क्या करते हैं? क्या आपके जीवन की यात्रा, यहां तक कि आपके प्रोफेशंस की यात्रा, जब आप नौकरी करेंगे, जब आप जीवन जीना शुरू करेंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि ये किताब में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, इसके जरिए आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी? अगर आप इस भ्रम में हैं तो मैं अभी आपको सतर्क करना चाहूंगा कि प्लीज इस भ्रम से उबरने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे चल करके कुछ भी नहीं होने वाला होगा कुछ नहीं होगा। तो फिर आपको लगेगा तो क्या हम ये फालतू का काम कर रहे हैं, या ऐसा करें ही क्यों? फालतू का काम नहीं कर रहे हैं, आप साइंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आप उसके साइंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी आप जो सामान्य तरीके से गाने गाते हैं उसमें पारंगत होकर के आप एक अच्छे गायक बन सकें। बस दैट्स ऑल।
और वही आपकी जिंदगी में सारे परिवर्तन ला देगी, हर तरह का परिवर्तन ला देगी। लोगों को नहीं मालूम है, आप किसी से भी पूछिए कि जो भगवान कृष्ण थे वो उन्होंने कहाँ पढ़ाई की। कोई बताएगा कि भगवान कृष्ण ने कहाँ अपनी पढ़ाई की थी? पीछे 2 हाथ उठे, 3 हाथ उठे। हाँ, तुम बताओ सामने जो। हाँ, संदीपनी का आश्रम कहाँ है? उज्जैन के रहने वाले हो तुम? नहीं नहीं, बहुत वेरी गुड, बैठ जाओ। संदीपनी आश्रम में सच बात है कि वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन दूसरी पढ़ाई के बारे में किसी को नहीं मालूम। तो क्या संदीपनी आश्रम में उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई? संदीपनी आश्रम की पढ़ाई पूरी करने के कुछ समय के बाद वो गया गए थे और वहाँ अंगिरस ऋषि का आश्रम था। वहाँ जाकर भी उन्होंने पढ़ाई की थी। आप किताबों में देख लीजिएगा, शायद मिल जाएगा आपको। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ उज्जैन में उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा वो कला थी। यहाँ उन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई की, गाना, नाचना, जो भी आप उनके जीवन में देखते हैं, शंख बजाना, युद्ध करना, रथ चलाना, ये सब कुछ यहाँ वो सीखे। अब ठीक है, ये तो उन्होंने सीख लिया, जैसे आपने गाना गाते हैं, लेकिन सवाल ये हुआ कि इसका कोई शास्त्र भी तो होगा। तो उसके लिए वो गए अंगिरस आश्रम में जाकर के उन्होंने सांख्य दर्शन की पढ़ाई की, फिलॉसफी की पढ़ाई की, जिसका नाम है सांख्य दर्शन। कॉम्बिनेशन हो गया, फिलॉसफी और आर्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। और उस फिलॉसफी के उस फिलॉसफी और आर्ट्स के कॉम्बिनेशन ने कृष्ण को क्या बना दिया? न भूतो न भविष्यति। कृष्ण जैसा न कोई हुआ है और न कोई इसलिए हो पाएगा क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना, अब कोई गैप ही नहीं छोड़ा है। अब कोई एक नई दुनिया बनेगी और नया कुछ होगा प्रलय के बाद, हम जानने को नहीं रहेंगे। तो कोई हो तो हो, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं कृष्ण ने। बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। अभी मैंने अपनी लिखी हुई कुछ किताबें वाइस चांसलर साहब को भेंट की हैं। उसमें एक किताब है स्टूडेंट और गीता का ज्ञान। मैं चाहूँगा कि आप लोग उस किताब को पढ़ें। और भी है स्टूडेंट्स के बारे में, और बहुत सी किताबें हैं, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। एक किताब जरूर पढ़िएगा आप, वही उसमें है, और स्टूडेंट और प्रेम की समझ। हाँ, इसको तो पक्का है कि सर अगर आप लाइब्रेरी में रखवा देंगे तो कल ही उसको लोग एडवांस में बुक कराना शुरू कर देंगे, और आपको पढ़ना चाहिए। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी पत्नी यहाँ आई हुई हैं, वो रोज़ शाम को 6 बजे से 9 बजे तक फ्री काउंसलिंग करती हैं लाइफ के बारे में। फ्री काउंसलिंग, आपके जीवन की जो समस्या हो उसके बारे में वो फ्री काउंसलिंग करती हैं। उसमें ज़्यादातर फ़ोन आप जैसे युवाओं के आते हैं, हर तरह के आते हैं। कोई सुसाइड करने जा रहा है, कोई अपनी मैरिज से परेशान है, कोई इसलिए भी परेशान है कि उसकी शादी नहीं हो रही है। परेशान हर कोई है, शादी नहीं हो रही तो परेशान है, शादी हो गई तो परेशान है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? हर कोई परेशान है। तो काउंसलिंग करती हैं। और मज़ेदार बात है कि जो सबसे बड़ी समस्या, अगर टोटल समस्या को परसेंटेज में बदल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 75% जो समस्या है वो अफेयर की समस्या है, लव अफेयर्स की। वाह! और उसमें भी जिनके लव हो गए हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, और जिनके नहीं हो पा रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। पहले प्रेम किया, समय बर्बाद किया, अब समस्या हो गई कि उसने मुझको ब्लॉक कर दिया है। लो, ब्लॉक कर दिया है। हद हो गई यार, मतलब अब क्या किया जाए? करो तो मरो, नहीं करो तो मरो। तो कोई हल है इसका? और कितना खूबसूरत बात है ना, अफेयर।
हिंदी में इसका क्या आप अनुवाद करेंगे? प्रेम लफड़ा। अफेयर को क्या कहेंगे? मतलब अब मुझे तो अनुवाद नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेम लफड़ा। अरे भैया, अगर वो लफड़ा ही है तो कर क्यों रहे हो? पढ़ लिख करके यहां तक पहुंच गए हो तो क्यों लफड़े में पढ़ रहे हो? वो किताब आप जरूर पढ़िएगा। गीता का जो केंद्रीय भाव है, देखिए, मैं केवल एक ही विषय पर आपसे बात कर रहा हूं, ज्यादा विषयों पर नहीं बात कर रहा हूं मैं। गीता का जो केंद्रीय भाव है कुल मिलाकर के ये है कि हमारी जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं, हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं, उसका केवल एक ही कारण है, और वह है अज्ञानता। मैं जो समझ पाया हूं अपनी छोटी सी बुद्धि से, अज्ञानता। अज्ञानता मतलब अंधेरा। इस कमरे में अंधेरा बिल्कुल कर दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करने का उपाय क्या है? क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट। जो सटीक शब्द होगा वो है प्रकाश। अंधेरे को आप प्रकाश के बिना दूर कर ही नहीं सकते। आप इसमें 1000 लीटर पानी धो लेंगे, आप इसको धुलने से नहीं जाएगा। आपकी बात तो मानेगा ही नहीं वो, है ना? चाहे किम जोंग आकर के आदेश दे दें कि तू चला जा, वो नहीं सुनेगा। लेकिन छोटी सी तिली जला दीजिए आप माचिस की। एक माचिस 1 रुपए की आती है और उसमें 30 तीलियां होती हैं। एक तिली की कीमत कितनी होगी? 3.33 पैसा। बस जला दीजिए, जगमगा उठेगा, ज्ञान, अंधकार दूर हो जाएगा। इसीलिए उस किताब का नाम मैंने रखा है प्रेम की समझ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम मत कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कीजिए, लेकिन समझ कर कीजिए। पहले समझिए तो ये है क्या। समझते हैं नहीं, बस करना है, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो निराश है, हताश हैं कि अरे हमको तो कोई चाहने वाला ही नहीं है, अरे हम तो ऐसे ही हैं, है ना? कॉम्प्लेक्स में लोग आ जाते हैं, और जब चाह लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद दूसरे को चाहने लगेंगे, तीसरे को पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो पहले समझ लीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं, अब ये जिस शहर घूमने जा रहे हैं, नक्शे में जरा सा उस शहर के बारे में थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा पढ़ लो। और आप लोगों के सामने सबसे बड़ा खतरा है इस बात का, मैं बता रहा हूं। अब सब बाहर से आए हुए हैं ना, ज्यादातर लोग बाहर से ही आए हुए होंगे और नए नए आए हैं। देखिए, मैं जो बात आपको कह रहा हूं ना, हम लोगों के भी अनुभव में रहा है। ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई बड़ी दूर दराज की बात कर रहा हूं या हम लोग कोई इससे अलग रहे हैं, चाहे आपके वाइस चांसलर साहब हों या प्रो वाइस चांसलर साहब हों। कभी न कभी तो हम लोग भी आपकी जगह पर ही बैठ करके किसी को सुनते थे ना। ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसे ही पैदा हो गए थे। तो मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं। ये सब जो बातें हैं, ये पूरी तरह से अनुभव की ही बातें हैं, उससे अलग बातें नहीं हैं। आप सब यहां आए हैं, सबसे ज्यादा जो याद आ रही होगी, किसकी याद आ रही होगी? घर की याद आ रही होगी। और वहां अगर किसी को छोड़ आए हैं जिसे प्रसंग चल रहा था, तब तो याद आ ही रही होगी, आ रही है ना? होम सिकनेस। जब आपको होम सिकनेस होता है, आप अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं, कर रहे होंगे, अकेलापन लग रहा होगा। दोस्तों के साथ ठीक है, थोड़ा टाइम कट गया, लेकिन फिर लगता है कि अरे यार, लोनलीनेस, लोनलीनेस, अकेलापन। लोग नहीं आजकल बोलने लगे अंग्रेजी में, लोनलीनेस, आई एम फीलिंग लोनलीनेस। तो जिनको लोनलीनेस फील होता है, उनको कंधों की तलाश होती है। ये एक कंधा मिल जाए कि अपना सिर टिका दें ऐसे। और जब कंधे की आप तलाश करते हैं, तो जिनके कोमल कंधे होते हैं उनको जरा सा ठोस कंधे की जरूरत होती है, और जिनके कंधे ठोस होते हैं उनको, यस, वेरी गुड, ये तो अनुभव की बात है ना, कोमल कंधों की जरूरत होती है। और यहां बहुत से ठोस और कोमल कंधे हैं,
है ना? बस हो गया मामला ख़त्म। पहले समझिए प्रेम क्या है, इसे समझिए। एक लाइन है, एकला चलो रे, एकला चलो रे, ये गीत है। ये किसका गीत है लिखा हुआ? जी हाँ, आप उन्हीं की यूनिवर्सिटी में हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर नाम की यूनिवर्सिटी है। एकला चलो रे। याद रखिए, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो एकला चलो की ताकत जुटानी ही जुटानी पड़ेगी। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो झुंडों में चलते हैं, शेर झुंडों में नहीं चलता। और रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि तुम आवाज़ दे रहे हो, अकेलेपन से परेशान होकर के तुम लोगों को बुला रहे हो, आवाज़ दे रहे हो, और उसे कोई नहीं सुन रहा है, इसके बावजूद एकला चलो रे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारी आवाज़ सुने या न सुने। तो कुछ दिनों के लिए इसे आप मंत्र बना लीजिए अपना, एकला चलो रे। और यदि आप इसे मंत्र नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते। और मैं लीडर जब कह रहा हूं तो ये नहीं कि आपको 10 लोगों का लीडर बनना, आप अपने ही लीडर नहीं बन सकेंगे, आपको फिर कोई दूसरा लीड करेगा। आप एक तरह से रिमोट कंट्रोल्ड हो जाएंगे। अब टीवी देखते हैं ना, और बैठे बैठे आप टीवी के चैनल बदलते रहते हैं, तो आपके जीवन का जो रिमोट है ना, वो किसी दूसरे के हाथ में आ जाएगा। वो जैसा भी चाहेगा आप में वैसा कर, आपको दुखी करना है वो दुखी वाला चैनल लगा देगा, आपको सुखी करना है सुखी वाला चैनल लगा देगा, वो जैसे चाहेगा आपको करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव द करेज टू लीव एलोन। ये साहस, और ये आपको याद रखिए मौका मिला है। एक फिल्म आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। याद रखिए, ये अवसर ना मिलेगा दोबारा, कभी भी आपको अपना ये अवसर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इसकी वैल्यू को समझिए। ये चुटकी भर सिंदूर है, इसकी कीमत को समझिए कि इसकी कीमत क्या है, इसे गंवाइए मत। हर एक चीज़ से सीखने की कोशिश कीजिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए, केवल किताबों से ही नहीं। चारों तरफ ज्ञान बिखरा पड़ा है, लाइब्रेरी है, टीचर्स हैं, व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए कि कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, कैसे इसका मैनेजमेंट हो रहा है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक दूसरे से सीखिए, दत्तात्रेय बनिए। अगर आपने दत्तात्रेय का नाम सुना हो तो दत्तात्रेय ने कहा था कि मैंने तो दुनिया में बहुत से सीखे हैं, लेकिन 24 लोगों को मैं अपना गुरु मानता हूँ। और जब आप उनके गुरुओं के नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मधुमक्खी से भी मैंने सीखा, हाथी से भी मैंने सीखा, और मैंने एक बार जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जो लेडी है वो बाकायदे धान कूट रही थी, उससे भी मैंने सीखा। एक महिलाओं का जो ग्रुप था वो अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर के और मस्ती के साथ बतियाते हुए जा रहा था, उससे भी मैंने सीखा कि यार कितनी मस्ती के साथ योग किया जा सकता है, ये मैंने उनसे सीखा। ये दत्तात्रेय थे। तो किताबों की दुनिया से बाहर निकलिए। मैंने कहा विद्यालय से बाहर निकलिए, महाविद्यालय करके आ गए हैं, अब आप विश्वविद्यालय में पहुंच गए हैं, इसके नाम को सार्थक कीजिए। तो मेरा समय अब पूरा हो गया है, मुझे जो समय नियत किया गया था। चलिए, मैं तो सोच रहा था कि आप लोगों की कहीं ऐसा ना हो कि झपकी आए, लेकिन दूर वाले तो दिखाई नहीं देते, सामने वाले ठीक ठाक से सुन रहे थे। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना। लेकिन बात केवल सुनने से नहीं बनेगी, गुनने से बनेगी। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है चिंतन, आगे क्या है, मनन। चिंतन से नहीं, मनन। क्योंकि जब हम मनन करते हैं तो बातें फिर मन में उतर जाती हैं, और जब मन में आ जाती हैं तो बस ख़त्म हो गई बात।
फिर तो आचरण में आना ही आना है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैं आपके वाइस चांसलर साहब का, दुबे जी का, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आऊँ। उन्होंने मौका दिया कि मैं यहाँ के फैकल्टी से मिलूँ। उन्होंने मौका दिया कि आप लोगों से अपने मन की कुछ बातें शेयर कर सकूं, और यदि मेरी बातें थोड़ी सी भी आप सबके अंदर उतरी होंगी तो मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि वो काउंसलिंग करती हैं। मैं उनका फ़ोन नंबर आपको बताना चाहूँगा। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की जीवन की समस्या से संबंधित किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप शाम को 6 बजे से 9 बजे तक फ़ोन पर उनसे बात कर सकते हैं। काउंसलिंग बिल्कुल फ्री है। हो सकता है कि आपको कोई रास्ता मिल जाए, और रास्ते मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। उनका जो फ़ोन नंबर है, सर मैं बता दूं, फ़ोन नंबर है 9644624449। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, है ना? हाँ, क्योंकि नंबर आजकल तो जानते हैं, नाम से सब फ़ोन मिला दिए जाते हैं, लेकिन इनका नंबर मैंने रट लिया क्योंकि मुझे बताना पड़ता है। फिर डर भी लगता है कि आप गलत बता देंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि अच्छा मेरा नंबर तक याद नहीं है, तो एक दिन तो आप मेरा नाम भी भूल जाएंगे। तो इस तरह से आपको, है ना? तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मिला लीजिए। 9644624449। इसी के साथ अब मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि अब इतना वक्त नहीं है कि आप लोगों के मैं प्रश्न आमंत्रित कर सकूँ, लेकिन अच्छी बात है कि आप खुद अपने मन में प्रश्न उठाइए और ख़ुद आप उसके उत्तर दीजिए, और इस तरह से आप साइंटिस्ट भी बनिए और आर्टिस्ट भी बनिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। और एक बार फिर से वाइस चांसलर साहब के प्रति मैं अपनी पत्नी और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को यह मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू, थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनना अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हम लोग मानते हैं।